हेलो एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे यूनिट 7 एरा ऑफ मास नेशनलिज्म बिगिंस 1990 टू 1939। इस यूनिट को स्टार्ट करेंगे और इसमें हम काफ़ी चैप्टर्स हैं इसमें, जैसे कि इमर्जेंस ऑफ गांधी ये पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एंड खिलाफत आंदोलन। साथ साथ हम लोग देखेंगे इमर्जेंस ऑफ स्वराजिस्ट्स, सोशलिस्ट आइडियाज़, रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ एंड अदर न्यू फोर्सेस। उसके बाद हम लोग देखेंगे सिमन कमीशन एंड नेहरू रिपोर्ट एंड देन सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट एंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस। साथ साथ हमें देखेंगे कि डिबेट्स ऑन द फ्यूचर स्ट्रेटजी आफ्टर सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, और उसके बाद हम लास्ट में देखेंगे कांग्रेस रूल इन प्रोविंसेस। तो ये सब सारे कवर होंगे यूनिट 7 में। और यूनिट 7 का पहला चैप्टर है चैप्टर 15, दैट इज इमर्जेंस ऑफ गांधी। तो इस चलिए आइए इसको अब देखते हैं हम लोग। तो जब पहला वर्ल्ड वार ख़त्म होने पर था, फर्स्ट वर्ल्ड वार जो कि हमारा 1914 से लेकर 1918 तक चला था, 4 साल चला था। जब ये वर्ल्ड वार ख़त्म होने को था तब पूरे विश्व में इंक्लूडिंग इंडिया कई तरह की ताकतें, वेरियस फोर्सेस वेयर एट वर्क, कई तरह की ताकतें जो हैं वो एक्टिव थी, अपना काम कर रही थी। ठीक है, तो इस फर्स्ट वर्ल्ड वार के ख़त्म होने तक हमें एशिया और अफ्रीका के कई कॉलोनीज में प्लस इंडिया में भी हमें नेशनलिस्ट एक्टिविटी का रिसर्जेंस देखने को मिला। नेशनलिस्ट एक्टिविटी का पुनरुत्थान हमें देखने को मिला इन मैनी कॉलोनीज ऑफ एशिया एंड अफ्रीका इंक्लूडिंग इंडिया। उसके बाद जो इंडियन स्ट्रगल था अगेंस्ट द इम्पेरियलिज्म, जो कि है साम्राज्यवाद, उसमें एक बहुत ही निर्णायक टर्न आया, डिसिसिव टर्न आया। कब आया ये? जब इंडियन पॉलिटिकल सीन में मोहनदास करमचंद गांधी, मतलब गांधी जी का जब वे इमर्ज हुए और उन्होंने कई स्ट्रगल जो है किए फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। और उन स्ट्रगल का जो खासियत था वो था दे वेयर ब्रॉड बेस्ड पॉपुलर स्ट्रगल। ठीक है, मतलब इनका जो दायरा था ये बहुत बड़ा था, काफ़ी लोग इसमें पार्टिसिपेट करते थे और ये लोगों में काफ़ी पॉपुलर भी थे। तो इनके द्वारा जो स्ट्रगल्स थे वो काफ़ी खास टाइप के स्ट्रगल्स थे, और जिसके बाद एक बहुत ही निर्णायक टर्निंग पॉइंट आ गया इंडियन स्ट्रगल अगेंस्ट द इम्पेरियलिज्म। और इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में, जो कि संबंधित है इमर्जेंस ऑफ गांधी जी से। अब देखते हैं, हमारा पहला टॉपिक है व्हाई नेशनलिस्ट रिसर्जेंस नाउ। इसका मतलब हुआ कि हमें अभी दोबारा नेशनलिस्ट रिसर्जेंस देखने को क्यों मिला, क्यों इनका नेशनलिस्ट का फिर से पुनरुत्थान हुआ। इसका कारण यह है कि वर्ल्ड वार के बाद जो कंडीशंस हमारे भारत के अंदर थी और जो प्रभाव भारत के बाहर से हमारे ऊपर हो रहे थे या प्रभाव आ रहे थे, इन दोनों सिचुएशंस ने ऐसा एक सिचुएशन क्रिएट किया कि जिसके कारण हमें हमारे देश में और देश के बाहर भी नेशनल अपसर्ज देखने को मिला अगेंस्ट द फॉरेन रूल। ठीक है, तो हमारे देश के अंदर की व्यवस्था
अंदर के हालात और स्थिति प्लस बाहरी प्रभाव, इन दोनों फैक्टर्स ने यहाँ एक इस तरह का सिचुएशन क्रिएट किया और जिसके कारण नेशनलिस्ट रिसर्जेंस हमें देखने को मिला। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे है हमारा टॉपिक पोस्ट वार इकोनॉमिक हार्डशिप्स। मीन्स वार के बाद, फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद हमारी आर्थिक कठिनाइयाँ क्या क्या थीं, इसके बारे में हम जानेंगे। तो देखिए, एक्चुअली इंडिया के द्वारा काफ़ी एफर्ट्स, काफ़ी कंट्रीब्यूशंस किए गए थे। ब्रिटिश ने जो युद्ध लड़ा था फर्स्ट वर्ल्ड वार में, उसके ब्रिटिश के सपोर्ट में इंडिया ने काफ़ी कंट्रीब्यूशन दिया था और वो कंट्रीब्यूशन जो मैन के द्वारा भी दिया गया था और मनी के द्वारा भी दिया गया था। दोनों ही फॉर्म में इंडिया ने काफ़ी कंट्रीब्यूट किया था टुवर्ड्स ब्रिटिश वॉर एफर्ट्स। ठीक है, और इस वॉर में काफ़ी भारतीय जवानों ने अपनी जान भी गंवाई थी, काफ़ी शहीद हुए थे। थाउजेंड्स ऑफ इंडियन मेन डाइड इन द वॉर। ठीक है, और जो फूड सप्लाईज आता था प्लस एम्यूनिशंस जो थे, गोला बारूद, हथियार, ये सब, और प्लस आर्मी का जो रख रखाव था, आर्मीज की, ये सारे चीज़ों को फुलफिल करने के लिए जो पैसा आता था, वो आता था हमारे इंडियंस के द्वारा चुकाए गए टैक्स से। तो काफ़ी टैक्स हम लोग पे चार्ज करते थे और उसी टैक्स के पैसे से फूड सप्लाईज, एम्यूनिशंस और आर्मी का रखरखाव किया जाता था। तो जब वार ख़त्म हो गया तो भारतीय जो इंडियन पॉपुलेशन है उसके कई हिस्से, या सभी कह दीजिए, ऑल सेक्शंस ऑफ इंडियन पॉपुलेशन, उनको काफ़ी कठिनाइयाँ जो है वो एक्सपीरियंस करने लगे आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वार, क्योंकि काफ़ी मेन लॉस हो गया था, काफ़ी मनी का लॉस हो गया था, है ना। तो कठिनाइयाँ काफ़ी बढ़ गई थी। अब इसमें हम एक एक करके देखते हैं पॉइंट्स। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि हमारे जो इंडस्ट्रीज थे उनकी क्या हालत हुई आफ्टर पोस्ट वार सिचुएशन ऑफ इंडस्ट्रीज। देखिए, इंडस्ट्रीज में सबसे पहला तो था कि जो प्राइसेस थी वो इंक्रीज हो गई थी, मतलब जो कमोडिटीज़ थे वो काफ़ी महंगे हो गए थे। इंडस्ट्रीज से जो भी उत्पाद होता था, वो उत्पाद का जो मूल्य था वो काफ़ी बढ़ गया था, मतलब महंगाई बढ़ गई थी। दूसरा जो फैक्टर था वो था रिसेशन, मतलब इंडस्ट्रीज़ को मंदी भी झेलना पड़ रहा था, रिसेशन का समय था, और रिसेशन के कारण जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट था, फॉरेन इन्वेस्टमेंट वो काफ़ी गुना बढ़ गया था। इंक्रीज्ड फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ गया था, रिसेशन आ गया था, मंदी था, है ना, और प्राइसेस जो थे प्रोडक्ट्स के वो काफ़ी बढ़ गए थे, महंगाई भी आ गई थी। तो इस वजह से क्या हुआ, इंडस्ट्रीज पर बहुत बुरा असर पड़ा। तो काफ़ी सारे इंडस्ट्रीज या तो उनका क्लोज़र हो गया, वे बंद हो गए, या फिर वे काफ़ी लॉस में चलने लगे। दैट इंडस्ट्रीज हैज़ टू सफ़र और दे वेयर एट द ब्रिंक ऑफ क्लोजर एंड लॉस। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने गवर्नमेंट से सहायता मांगी। दे डिमांडेड गवर्नमेंट एड्स, है ना, गवर्नमेंट एड्स, जो सरकार के द्वारा जो सहायता राशि होती है वो उनका जो है डिमांड बढ़ गया।
अब प्लस उन्होंने अपने इंपोर्ट्स के अगेंस्ट, जो भी वो इंपोर्ट्स कराते थे रॉ मटेरियल्स ये वो, उसके अगेंस्ट भी वे गवर्नमेंट से प्रोटेक्शन वे डिमांड करने लगे कि हमारे इंपोर्ट्स सुरक्षित होने चाहिए और हमें सहायता राशि मिलनी चाहिए। तो ये था कंडीशन इंडस्ट्रीज का। ठीक है, अब हम देखते हैं कि वर्कर्स और आर्टिसंस का क्या सिचुएशन था आफ्टर वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। तो ये जो तबका था, ये जो आबादी थी, ठीक है, तो इनको सबसे पहला चीज तो इनको अनएम्प्लॉयमेंट फेस कर रहे थे वो लोग, बेरोजगारी, को काम नहीं मिल रहा था, है ना। और प्लस साथ साथ जैसे कि हमने देखे कि इंडस्ट्रीज के द्वारा जो इन प्राइस में इंक्रीज कर दिया गया था, हाई प्राइस की जो मार है वो भी उनको झेलना पड़ रहा था। तो दे वेयर फेसिंग द ब्रंट ऑफ हाई प्राइसेस। ठीक है, तो महंगाई की जो मार है वो भी वर्कर्स और आर्टिसंस झेल रहे थे। अब हम देखते हैं कि पीजेंट्री, है ना, पीजेंट्री जो हमारी किसान जनता है उनकी क्या स्थिति थी। तो पीजेंट्री जो थे उनको भी काफ़ी उनसे टैक्स वसूला जा रहा था। दे वेर बाउंडेड टू पे हाई टैक्सेस। तो हाई टैक्सेशन उनके साथ उन पर किया जा रहा था, जिसके कारण उनकी जो गरीबी है वह काफ़ी बढ़ गई थी, है ना। दे हैव टू फेस पॉवर्टी। ठीक है, इसीलिए पीजेंट्स जो तबका था वो इस इंतजार में था कि कोई जो है इस चीज़ के लिए प्रोटेस्ट करे, कोई इस प्रोटेस्ट का को अगुवाई करे, है ना। दे वर वेटिंग फॉर समवन टू लीड द प्रोटेस्ट। ठीक है, कि प्रोटेस्ट मीन्स वाई दे आर बीइंग पेड या दे आर बीइंग फोर्स टू पे हाई टैक्सेशन, है ना, जिसके कारण इनको पॉवर्टी फेस करना पड़ रहा था। तो इसके खिलाफ वो प्रोटेस्ट करना चाहते थे और वे चाहते थे कि कोई इस प्रोटेस्ट को लीड करे, और वे काफ़ी उत्सुक थे कि हम इस प्रोटेस्ट का पार्ट बने, हिस्सा बने। ठीक है, सो द पीजेंट्स वेटेड फॉर ए लीड टू प्रोटेस्ट। अब हम देखते हैं सोल्जर्स, जो हमारे सिपाही थे, उनकी क्या स्थिति थी। ठीक है, तो सिपाही जो थे वो सोल्जर्स जो थे वो अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद वे बैटलफील्ड्स, रणभूमि से लौटे थे, वो बाहर से आए हुए थे, और वे अपने जो रूरल फॉक हैं, जो अपना उनके गांव की जो जनता है, उनके साथ अपने एक्सपीरियंस शेयर करते थे, वे शेयर कर रहे थे। ठीक है, और साथ साथ वे सरप्राइज्ड भी थे कि जब वो कंट्री से गए थे और उसके बाद जब वे वापस आए, दे रिटर्न टू द कंट्री, उन्होंने ये पाया कि जो इम्पोवरिस्ड हमारी जो कंट्री है वो इम्पोवरिस्ड हो गई है, और जो लिबर्टी है वो काफ़ी कम हो गई है जब वे गए थे उसकी तुलना में। ठीक है, तो पहला बात है इम्पोवरिस्ड, मतलब कि गरीबी जो है, पॉवर्टी, वो बढ़ गई थी, और लिबर्टी जो है वो लेस हो गई थी। मतलब जो स्वतंत्रता थी, स्वतंत्रता, आज़ादी, ये घट गई थी। ठीक है, देन बिफोर व्हेन दे मूव्ड फॉर बैटलफील्ड। ठीक है, अब चौथा, अब लास्ट तबका है हमारा जो एजुकेटेड हमारे अर्बन क्लास
मतलब शहर में रहने वाले जो एजुकेटेड जो क्लास हैं उनकी क्या स्थिति थी। तो ये सेक्शन भी जो है हमारे वर्कर्स और आर्टिशंस की तरह ये भी अनएम्प्लॉयमेंट फेस कर रहे थे, बेरोजगारी, उनको काम नहीं मिल रहा था। और ये जो है जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उनका जो जातिवाद है, रेसिज्म, ठीक है, रेसिज्म के प्रति जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो जागरूक हो गई थी, अवेयर हो गई थी, है ना, अवेयरनेस, उससे ये लोग सफ़र कर रहे थे। मतलब ब्रिटिश लोग जो है रेसिज्म को एक टूल बना रहे थे और उसका यूज़ वो इनके प्रति कर रहे थे, एजुकेटेड अर्बन क्लास के प्रति। तो इसके कारण एजुकेटेड अर्बन क्लास हमारा सफ़र कर रहा था, ठीक है, फ्रॉम एन एक्यूट अवेयरनेस ऑफ रेसिज्म इन द एटीट्यूड ऑफ द ब्रिटिश। ठीक है, तो ब्रिटिश में रेसिज्म जो है वो आ गया था और वो एक जाति से को दूसरे जाति के अगेंस्ट यूज करना वो सीख गए थे। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एक्सपेक्टेशंस ऑफ पॉलिटिकल गेन फॉर कोऑपरेशन इन द वॉर। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि हमने ब्रिटिश गवर्नमेंट को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में कोऑपरेशन किया उनका, और इसके बदले में हमें कुछ उम्मीदें थी पॉलिटिकल गेन्स की, राजनीतिक कुछ फायदे हमें एक्सपेक्टेड थे, जिसके कारण हमने कोऑपरेट किया था इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर विद द ब्रिटिश। तो इसके रिगार्डिंग हम देखते हैं। तो इंडियंस का जो कंट्रीब्यूशन था टू द ब्रिटिश वॉर एफर्ट वो बहुत ज़्यादा था, इट वाज ह्यूज। लेकिन दुख की बात ये थी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कभी इस चीज़ को स्वीकार नहीं किया। सो इट हैज़ गॉन अनएक्नॉलेज्ड, ब्रिटिश ने इसको कभी स्वीकार नहीं किया। तो गांधी जी और गांधी जी के समय के मोस्ट नेशनलिस्ट, जो और भी नेशनलिस्ट थे, राष्ट्रवादी लोग थे, उन्होंने कोऑपरेशन का हाथ बढ़ाया था टुवर्ड्स द ब्रिटिश इन देयर वॉर एफर्ट इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, और जिसके कारण काफ़ी इंडियन ट्रूप्स ने अपने जान की आहुति दी थी, दे सेक्रीफाइस्ड देयर लाइव्स, और जिसके कारण जो वार ख़त्म हो गया तो हमें एक्सपेक्टेशंस थी, इवन हाई एक्सपेक्टेशंस थी ऑफ द पॉलिटिकल गेन्स फ्रॉम द ब्रिटिश गवर्नमेंट, जो कि हमें मिला नहीं, और इस चीज़ का उम्मीद लगाना एक बेईमानी था हमारे साथ, और इस चीज़ ने भी जो माहौल है उसको और गर्म किया। इट चार्ज्ड द एटमॉस्फेयर इन द कंट्री। ठीक है, अब अगला जो टॉपिक है वो है नेशनलिस्ट डिजिल्यूजनमेंट विथ इम्पेरियलिज्म वर्ल्ड वाइड। तो डिजिल्यूजनमेंट मतलब हुआ मोह भंग होना। तो हमारे जो वर्ल्ड वाइड जो नेशनलिस्ट थे, राष्ट्रवादी लोग थे, इनका मोह भंग हो गया था, डिजिल्यूजनमेंट हो गया था विथ इम्पेरियलिज्म, साम्राज्यवाद जो है उसके प्रति जो इनका मोह था वो भंग हो गया था सारे नेशनलिस्ट का वर्ल्ड वाइड। तो चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। जो अलाइड पावर्स थे वो इस होड़ में थे कि इनके जो कॉलोनीज था उनको वो अपने तरफ करने के लिए चाह रहे थे कि आप अपने कॉलोनीज से वो लोग
वो बता रहे थे कि आप हमारा साथ दीजिए इन द फर्स्ट वर्ल्ड वार, और बदले में हम आपको प्रॉमिस करते हैं डेमोक्रेसी, ठीक है, जनतंत्र, लोकतंत्र हम आपको देंगे, और इसके बाद आप सेल्फ डिटर्मिनेशन ले सकते हैं। सेल्फ डिटर्मिनेशन आपको मिलेगा, मतलब आप खुद अपनी चीज़ें को डिसाइड कर पाएंगे, आप खुद अपने निर्णय ले पाएंगे, बट आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वार। ठीक है, तो उनका क्या प्रॉमिस था? उनको डेमोक्रेसी और सेल्फ डिटर्मिनेशन प्रोवाइड किया जाएगा यदि वे जो पावर्स हैं, जो अलाइड पावर्स हैं, वे उनका जो कॉलोनीज हैं उनकी, वो कॉलोनीज यदि उनका साथ देते हैं तो उनको ये चीज़ मिलेगा आफ्टर द वॉर। ठीक है, और साथ ही साथ एक दूसरे जो प्रतिद्वंदी थे, जो दूसरे साइड में थे, दो गुट में बटा हुआ था पूरा विश्व, तो एक गुट दूसरे गुट को नुकसान पहुंचाना चाह रहे थे, उनको एक्सपोज करना चाह रहे थे, उनके असभ्य जो कॉलोनिकल रिकॉर्ड है उसको एक्सपोज कर करके एक दूसरे को भड़का भी रहे थे, नुकसान भी पहुंचा रहे थे। तो इस तरह का जो है वातावरण चल रहा था। उसके बाद जब वर्ल्ड वार खत्म हो गया तो उसके बाद पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस हुआ, पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस। ठीक है, ये हुआ, और साथ साथ कई और पीस ट्रीटीज भी हुई, पीस ट्रीटीज भी साइन किए गए, और इन सब से ये एकदम साफ हो गया, क्लियर हो गया कि इनका कोई इरादा नहीं था, दे हैव नो इंटेंशन ऑफ लूजनिंग देयर होल्ड ओवर द कॉलोनीज। मतलब इनका अपने कॉलोनीज के ऊपर जो इनका पकड़ था, उस पकड़ को ढीला करने का इनका कोई इरादा नहीं था। ये आफ्टर द वॉर ये साबित हो गया, और जो प्रॉमिस उन्होंने किया था तो उसकी तो कोई गुंजाइश बची नहीं। तो बल्कि जो कॉलोनीज वो लोग जीत गए थे, या जो जहां उनको जीत हासिल हुई, तो वहाँ के कॉलोनीज को आपस में अलाइड पावर्स जो हैं उन्होंने डिवाइड करना शुरू कर दिया, अपने में मिलाना शुरू कर दिया। ठीक है, उल्टा काम किया उन्होंने। तो इस घटना के बाद जो झूठ था, जो मिथ था, उसके ऊपर से पर्दा हट गया, इट इरोड द मिथ। और वो मिथ था किस चीज से? दैट वाइट्स आर हैविंग कल्चरल एंड मिलिट्री सुपेरियरिटी। मतलब जो कल्चरल और मिलिट्री सुपेरियरिटी है वाइट्स की, ये जो झूठ था, इस पर से पर्दा इस घटना के बाद हट गया। तो हुआ ये कि जो पोस्ट वार पीरियड है उसमें हमें नेशनलिस्ट रिसर्जेंस के साथ साथ हमें मिलिटेंट नेशनलिस्ट रिसर्जेंस भी देखने को मिला। मतलब उग्रवादी राष्ट्रवादी पुनरुत्थान। ठीक है, तो मिलिटेंट ग्रुप भी एक्टिव हो गए, और पूरे एशिया और अफ्रीका में ये रिसर्जेंस हमें देखने को मिला, जैसे कि तुर्की, इजिप्ट, आयरलैंड, ईरान, अफगानिस्तान, बर्मा, मलाया, फिलीपींस, इंडोनेशिया, इंडो चाइना, चाइना, कोरिया, सभी जगह ये चीज़ हमें देखने को मिला। तो चलिए अब अगला टॉपिक है इम्पैक्ट ऑफ रशियन रेवोल्यूशन डेटेड 7 नवंबर 1970। इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा रशियन रेवोल्यूशन का? तो एक पार्टी थी बोल्शेविक पार्टी, और ये जो पार्टी थी किसकी पार्टी थी? ये पार्टी थी वर्कर्स की। ठीक है, वर्कर्स की एक पार्टी थी, बोल्शेविक पार्टी ऑफ वर्कर्स। इन्होंने क्या किया था? जो जारिस्ट रेजिम जो था, है ना, जारिस्ट का जो शासन था उसको इन्होंने उखाड़ फेंका था, ओवरथ्रू कर दिया था। ठीक है,
और इसको उखाड़ के इन्होंने सबसे पहला सोशलिस्ट स्टेट, फर्स्ट सोशलिस्ट स्टेट सोवियत यूनियन, सोवियत यूनियन की स्थापना कर दी थी। और ये सब सारा चीज हुआ था अंडर द लीडरशिप, किसके लीडरशिप में? ऑफ व्लादिमीर लेनिन, लेनिन के नेतृत्व में, जिसे हम व्लादिमीर एलिच उल्यानोव भी कहते हैं या सिंपल व्लादिमीर लेनिन के नाम से हम जानते हैं, उनके लीडरशिप में ये घटना घटी थी। ठीक है। और जब सोवियत यूनियन बना तो सोवियत यूनियन ने क्या किया कि उन्होंने एक तरफा त्याग भी किया। उन्होंने क्या त्याग दिया? उन्होंने जो जारिस्ट इंपेरियलिस्ट राइट्स जो चाइना में थे और रेस्ट ऑफ एशिया में थे, जारिस्ट इंपेरियलिस्ट राइट्स चाइना में और रेस्ट ऑफ एशिया में, इसको उन्होंने एक तरफा त्याग दिया था, मतलब छोड़ दिया था, हटा दिया था। और साथ ही साथ सोवियत यूनियन ने उन्होंने इनको सेल्फ डिटर्मिनेशन का अधिकार, राइट्स ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन भी अपने जो फॉर्मर जारिस्ट कॉलोनीज थे इन एशिया, इनको उन्होंने प्रोवाइड कर दिया था कि अब आपको जो करना है आप अपने डिसीजंस खुद ले सकते हैं। ठीक है। तो ये किया गया था किसके साथ? जारिस्ट कॉलोनीज इन एशिया। ठीक। और साथ ही साथ जो एशियन नेशनलिस्ट थे, जो सोवियत यूनियन के बॉर्डर्स के अंदर जो रह रहे थे, उनको भी सोवियत यूनियन ने बराबरी का दर्जा दिया। मीन्स अपने लोग और एशियन नेशनलिस्ट दोनों को इक्वल स्टेटस प्रोवाइड किया बाय द सोवियत यूनियन अंडर दिस यूनिलैटरल रिनाउंसमेंट, एक तरफा त्याग के अंतर्गत इन्होंने प्रोवाइड किया। तो इसे हम अक्टूबर रेवोल्यूशन, अक्टूबर रेवोल्यूशन के नाम से भी हम जानते हैं। ठीक है, क्योंकि ये अक्टूबर के अंदर हुआ था और इस क्रांति से, अक्टूबर रेवोल्यूशन से एक मैसेज गया हमारे देश में, एक मैसेज आया। वो मैसेज क्या था कि जो जनता है, जनता जनार्दन जो है, उसमें काफ़ी उनके पास पावर है। जनता के पास, द पीपल हैव इमेंस पावर, तो जनता के पास काफ़ी पावर्स हैं। और जो जन समूह है, जो मासेस हैं, मासेस, उसमें इतनी कैपेबिलिटी है कि वो किसी भी, मतलब शक्तिशाली से शक्तिशाली तानाशाह, माइटिएस्ट ऑफ टेरेंट्स को वो उखाड़ के फेंक सकती है और चैलेंज कर सकती है। तो मास में ये कैपेबिलिटी है। तो ये मैसेज हमारे देश में भी आया आफ्टर अक्टूबर रेवोल्यूशन। और ये तभी संभव है जब 3 खूबियां या 3 चीज़ें हमारे मासेस में होनी चाहिए। पहला है कि मासेस ऑर्गेनाइज्ड होनी चाहिए, है ना। दूसरा है कि मासेस में यूनिटी होना चाहिए, दे मस्ट बी यूनाइटेड। और तीसरा है कि वे डिटरमिन्ड होना चाहिए। इसका मतलब है कि वे, उन्हें क्या करना है, कैसे करना है, इसके लिए वे निश्चयवान होना चाहिए, डिटरमिन्ड होना चाहिए, ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए और यूनाइटेड होना चाहिए। ये 3 खूबी यदि मास में होगी तो वो मास किसी भी शक्तिशाली से शक्तिशाली तानाशाह को उखाड़ फेंकने में सक्षम है। और मासेस किससे बनता है? ये पीपल के ग्रुप से बनता है। तो अल्टीमेटली पीपल हैव इमेंस पावर ले विद देम। ठीक है, ये मैसेज मिला आफ्टर अक्टूबर रिवॉल्यूशन।